हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट टाइम से मिल सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उनके हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 12 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे साइंस के क्वेश्चंस के आंसर, डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपके 12 जनवरी 2023 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, सीटेट पेपर 2। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे साइंस के क्वेश्चंस के आंसर। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर cbsecseated.nic.in पर भी आपको मिल जाएगा। और यह क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यह क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आपके साइंस के क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर आपके क्वेश्चन स्टार्ट हैं साइंस के, साइंस कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस के। तो आपका पहला क्वेश्चन है साइंस का, क्वेश्चन नंबर 61। दिया गया निम्नलिखित में से क्या पौधे के रूपांतरित तने का युग्म है, यानी कि आपको बताना है कौन सा प्लांट तना है। तो जो आपका तना होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अदरक और हल्दी, यानी कि आपका क्या है, ये अदरक और हल्दी क्या है, आपका तना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अदरक एक रूपांतरित तना है, यह मृदा में प्रकंद नामक संरचना बनाकर उगता है। जो आपका हल्दी है, हल्दी भी एक प्रकार के रूपांतरित तना है जो सदाबहार कार्य प्रबंधन, खाद्य भंडारण और प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करते हैं। इनके आकृति विज्ञान और संरचना को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुरूप रूपांतरित किए गए हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। दिया गया कौन से ईंधन ज्वाला सहित जलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वे जो वाष्पशील हैं और या जिनमें वाष्पशील पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। यानी कि ज्वाला सहित जलने वाले ईंधन से आमतौर पर दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, दो वाष्पशील होते हैं या उनमें वाष्पशील पदार्थ होते हैं, और वे दैन अभिक्रियाओं से गुजरते हैं जो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा को मुक्त करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से विषाणु रोगों का एक युग्म है। आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा युग्म है जो विषाणु रोगों का दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पोलियो और हेपेटाइटिस ए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। वे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों को चार प्रकार समूह में वर्गीकृत किया गया, यानी क्लासीफाई किया है चार ग्रुप में। आपका पहला जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ और कुछ शैवाल। और विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, यानी बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, मैचिंग आ गई आपकी, तो इसमें आपको दिया गया है स्तंभ नंबर फर्स्ट और स्तंभ नंबर सेकंड में आपको बताना है कि कौन सा
प्रोसेस है और क्या डिस्क्राइब करता है, यानी कि किस प्रोसेस में क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। तो जो आपका ओटाई है, ओटाई कपास के बीजों से रेशे अलग करना। जो आपकी कताई है वह आपका होता है रेशों से धागे बनाना। और बुनाई जो है आपकी, वो है आपकी एक धागे से कपड़ों का एक टुकड़ा बनाना। और जो आपका बुनाई है धागों के दो समुच्चों का साथ व्यवस्थित करके कपड़ा बुनना। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। दिया गया एक घन चुंबक को लंबाई में बराबर 3 भागों और चौड़ाई में बराबर 9 टुकड़ों में काटा गया। नए टुकड़ों की ध्रुवीय शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति की तुलना में क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक के ध्रुव शक्ति का 1/9 भाग है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। जो आपका चुंबक है, चुंबक पर जिस बिंदु पर आकर्षण गुण सबसे अधिक होता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, तो उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। जो आपके ध्रुव शक्ति होती है किसी चुंबकीय ध्रुव की चुंबकीय सामग्री को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति को ध्रुव शक्ति के रूप में जाना जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। दिया गया है कि दो ग्लासों में जल का समान आयतन है और दोनों 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर है। तो दोनों गिलास को एक बड़े जार में खाली किया गया। स्थानांतरण के तुरंत बाद आप जार में जल के तापमान के विषय में क्या कह सकते हैं। मान लीजिए कि स्थानांतरण के लिए दौरान दोनों गिलास में जल का तापमान स्थिर है, तो क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 35 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। जब दोनों ग्लासों से जल बड़े जार में डाला जाता है तो जल के अलग अलग अणु आपस में मिल जाते हैं और स्थानांतरण के तुरंत बाद जार में जल का तापमान 35 डिग्री रहेगा, यह मानते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान कोई ऊष्मा प्राप्त या नष्ट नहीं होगी। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और नीचे दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दिया गया है भारत में फसलों में विविधता के बावजूद फसलों के दो बड़े प्रतिमान ज्ञात हो सकते हैं। जो फसल जून के आसपास बोई जाती है वह सितंबर अक्टूबर के महीनों के दौरान काटी जाती है, वे डैश फसलें कहलाती। इन फसलों के दो उदाहरण हैं सेकंड और थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर होगा खरीफ, मक्का और सोयाबीन। भुट्टा को भी हम लोग कहते हैं क्या, मक्का। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। भारत में खरीफ ऋतु मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होती है और सितंबर अक्टूबर तक रहती है। फसलें मानसून की शुरुआत में बोई जाती है, मौसम के अंत में काटी जाती हैं। प्रमुख खरीफ फसलों में मक्का और सोयाबीन सहित अन्य शामिल हैं। भारत में अन्य फसल ऋतु रबी ऋतु जो मानसून के बाद अर्थात नवंबर के आसपास शुरू होती हैं और फसलें बसंत ऋतु में अर्थात अप्रैल के आसपास काटी जाती हैं। प्रमुख रबी फसलों में गेहूं और सरसों शामिल है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको एक टेबल दी रखी है और आपको टेबल में बताना है कि उपरोक्त आंकड़े निम्नलिखित में से किस शहर के हो सकते हैं। आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आपके अधिकतम तापमान दिए गए और न्यूनतम तापमान दिए गए। आपको बताना है प्रेक्षण वर्षा मिलीमीटर में। तो आपको बताना उपरोक्त आंकड़े निम्नलिखित में से किस शहर के हो सकते हैं। तो सबसे जो आपका होगा कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर थर्ड। कन्याकुमारी इसलिए होगा क्योंकि कन्याकुमारी भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग होने के कारण एक उष्णकटिबंधीय जलवायु और तलिका में तापमान उपस्थित होते हैं और उपरोक्त आंकड़े एक ऐसे शहर की प्रतिनिधित्व करते हैं जहां वर्षा भर उच्च तापमान रहता है, यहाँ तक कि उस समय भी उच्च तापमान रहता है जिसे पारंपरिक रूप से सर्दियों का महीना माना जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन। और फ्रेंड्स आप लोग एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन आप लोग तब कर पाओगे जब आपके सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं क्लियर होने चाहिए, तभी आप लोग एजर्सन और रीजन के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स एजर्सन रीजन के क्वेश्चन पर चलते हैं।
और देखते हैं क्या क्या दिया गया है एजर्सन रीजन में। तो आपका अभिकथन है सोडियम का भंडारण जल में किया जाता है। जो आपका भंडारण है जल में किया जाता है, तो ये आपका, तो इसमें आपका जो होगा ए असत्य होगा। सोडियम तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, बिल्कुल सही, जिसमें ए असत्य किंतु आर सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। केरोसिन सीधे, जो आपका अत्याधुनिक अभिक्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु को केरोसिन के नीचे रखा जाता है। केरोसिन सीधे वायु के संपर्क में आने पर अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे खुले में वायु में नहीं रखा जा सकता। वायु में उपस्थित रासायनिक यौगिकों के सीधे संपर्क से बचने के लिए केरोसिन को खनिज तेलों में संग्रहित किया जा सकता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। दिया गया लकड़ी का एक गुटका मेज पर विरामावस्था में निम्नलिखित में से कौन से बल उस पर कार्य कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो द्रव्यमान वाले किन्हीं दो वस्तुओं को आकर्षित करता है। उसे आकर्षक बल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमेशा द्रव्यमान वाली वस्तुओं को एक साथ खींचने की कोशिश करता है या उन्हें भी अलग नहीं करता। सामान्य बल यह वह बल है जो किसी सतह द्वारा उस पर रखी वस्तु के भार को संभालने के लिए लगाया जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अब आपके फिर से एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही विकल्प पर सही का निशान लगाना या चयन करना है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। आपका जो एजर्सन दिया गया है कि शाकाहारी की तुलना में बाघ जैसे मांसाहारियों में कहीं लंबी छोटी आंत होती है। तो इसमें बिल्कुल नहीं होती, तो यह आपका गलत होगा। कारण दिया गया, रीजन दिया गया है सेलुलोज की अपेक्षा मांस को पचाना अधिक कठिन है। बिल्कुल से अगर ज्यादा कठिन होगा तो पेट आंत, जो आपकी छोटी आंत होगी, जो मांसाहारियों की, जैसे बाघ की, जिन पशुओं की होती है, छोटी आंत नहीं होती है, क्योंकि जो मांस को पचाना बहुत ही अधिक कठिन है। ठीक, तो ये रीजन भी आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड, जटिल खाद्य पदार्थों को अन्वेषण योग्य सरल रूप से परिवर्तित करने के लिए इसी क्रिया को पाचन कहते हैं और हमारा पाचन तंत्र इसे तंत्रिका एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न किया जाता है। पाचन निम्न प्रकार से होते हैं: मुख्य ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। अभिकथन है असत्य है कि बाघ जैसे मांसाहारी जंतुओं की वास्तव में शाकाहारी जंतुओं की तुलना में छोटी आंत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पादप पदार्थ विशेष रूप से सेलुलोज की तुलना में मांस को पचाना आसान होता है, जिसमें सेलुलोज के विघटन के लिए लंबे पाचन तंत्र और अधिक समय की आवश्यकता होती है। जो आपका कारण दिया गया कारण इसलिए असत्य है क्योंकि सेलुलोज की तुलना में मांस को पचाना अधिक कठिन नहीं है। वास्तव में सेलुलोज कई जंतुओं के लिए पचाने में सबसे कठिन कार्य में से एक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा इन ऑप्शंस में से। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अम्लों के पीएच का मान 7 से निम्न है यानी कि कम है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। सो फ्रेंड, जो आपका एसिड है, एसिड ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें H+ आयन देने और इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ असंयोजक आबंध बनाने में सक्षम होते हैं। जो आपके बेस होते हैं, बेस टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर यानी छूने पर साबुन जैसे होते हैं, उन्हीं की सोपी टच होता है। और जो आपका बेस पहचानने के लिए आप लोग क्या करना होगा, एक लिटमस पेपर लेना होगा। जब आप लोग बेस को सिलेक्ट करोगे और पहचानोगे कि ये बेस है कि एसिड है, तो क्या होगा, जो लिटमस पेपर होगा लाल से नीला हो जाता है और जो उसका पीएच होगा 7 से अधिक हो जाता है। ठीक, तो अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपका निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही विकल्प चुनिए। हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम की।
और एक अत्यधिक खनिज है जो हम एक बढ़ते हुए जोखिम डैश की ओर, तो क्या होगा आपका, वो होगा आपका अस्थि स्थिरता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि इस कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियों में जो बीमारी होती है कौन सी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस। और यदि हम यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ तो इस खनिज का एक सर्वोत्तम स्रोत है, वह है आपका डेयरी प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, कैल्शियम अस्थि स्थिरता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस। जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस है एक ऐसी स्थिति है जिसमें अस्थियों के घनत्व और ताकत में कमी आती है, जिसमें अस्थियां नाजुक हो जाती हैं और उनमें अस्थि भंग होने की संभावना अधिक होती है, यानी कि फ्रैक्चर होने का संभावना ज़्यादा होगा जब आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तनाव भी हो सकता है कैल्शियम की कमी से। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जो सतह से जल के वाष्पन की दर में वृद्धि करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वायु गति में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तरल पदार्थ वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वाष्पीकरण कहलाते हैं, यानी कि वेपराइजेशन। जो आपका वाष्पीकरण है दर पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतने ही अधिक अणु वायुमंडल में प्रवेश करेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। दिए गए निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 75 में आपका ए और सही आपका होगा ए और सी। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। देखिए जो आपका लोहे का संरक्षण एवं रासायनिक एवं अनुक्रमणीय परिवर्तन है, और जो आपका कांच के टुकड़ों को कई टुकड़ों में तोड़ना एवं भौतिक एवं अनुक्रमणीय परिवर्तन है, तो आपका बिल्कुल सही है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। नल से भरे समान जल के एक बड़े कांच के पात्र में जब एक नींबू को डाला गया तब वह नीचे डूब गया। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं इस नींबू के तैरने में सहायता करेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल बी, यानी कि पात्र के जल में लवण डालना, यानी कि एडिंग साल्ट टू द वाटर इन द कंटेनर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। क्योंकि जब एक नींबू को समान जल में डाला जाता है तो वह नीचे तक डूब जाता है, तो यह इंगित करता है कि नींबू का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है। जो आपका जब लवण जल के महत्वपूर्ण घनत्व नींबू के घनत्व से अधिक हो जाता है तो नींबू पर कार्य करने वाला जो आपका विस्कोसिटी फोर्स है बढ़ जाता है, तो इसी वजह से नींबू तैरने लगता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। दिया गया है कि समतल दर्पण के समक्ष एक लकड़ी के खड़े होने के स्थान एवं उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 13 मीटर है, तो वह दर्पण की ओर 3 मीटर पास जाती है, तो उसके प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी अब है। तो फ्रेंड्स आपकी जो व्यक्ति और इमेज के जो बीच में जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 13 मीटर। ठीक है, 13 मीटर, और व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 3 मीटर। तो अब आप लोग क्या करोगे, बताए गए सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के प्रतिबिंब और व्यक्ति के बीच की दूरी उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी से 2 गुनी कम हो जाती है। तो जो आपकी नई दूरी होगी, न्यू डिस्टेंस होगी, प्रारंभिक दूरी से -2 इंटू व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, तो 13 - 2 इंटू 3, तो कितना हो गया, 13 - 6, तो कितना आ गया आपका 7 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया, और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर चेकआउट करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको सारे जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने भी अपडेट हैं, आपको टाइम से मिल सके। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। अब आपका एजर्सन रीजन आ गया, दिया गया कि निम्नलिखित कथनों को
पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन है कि कॉपर का एक तार विद्युत का सुचालक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 में ये आपका बिल्कुल सही होगा, आपका एजर्सन सही है। और दिया गया कांड दिया गया कि उष्मा के सभी सुचालक विद्युत के सुचालक हैं, तो यह आपका असत्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। विद्युत का सुचालक वह पदार्थ है जो न्यूनतम प्रतिरोध के साथ विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। उसकी विशेषता यह है कि उसमें उच्च विद्युत चालकता होती है और एक सुचालक के परमाणुओं के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन स्थिर रूप से आबंधित होते हैं और पदार्थ के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा, जिसमें एजर्सन सत्य होगा लेकिन रीजन असत्य होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। दिया गया नर युग्म डैश और मादा युग्म डैश का संलयन डैश बनाता है तो पुनरावर्ती विभाजित होकर कोशिकाओं की एक गेंद गुच्छा उत्पन्न करती है, जो कोशिकाओं शरीर के ऊतकों एवं अंगों में विकसित होना प्रारंभ करती है या विकसित होती है। संरचना डैश है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर होगा शुक्राणु, अंडाणु और युग्मनज और भ्रूण। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, दिया गया है कि जैव मंडल नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या है, नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका आंसर नहीं होगा, जो आपका ऑप्शन गलत होगा वही आपका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब आपको बताना है कि जैव मंडल नियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इन क्षेत्रों में पर्यटन की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आपके साइंस के क्वेश्चंस के आंसर यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल साइंस सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 12 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका साइंस और पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर या नेक्स्ट सेक्शन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।